नाटक की परंपरा महाराष्ट्र में इस तरह से है कि जैसे कथकली की परंपरा केरल में है। सबसे पुराना नाटक मराठी में हमें जो मिलता है वो करीबन 14वीं 15वीं सदी में। बोलते हैं कि विष्णुदास भावे ये हमारे मराठी नाटक के पहले जो नाटककार थे जिनका नाटक हुआ, लेकिन उनके जो समकालीन है वो है महात्मा फुले जी भी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक शहर है सांगली, वहाँ सीता स्वयंवर का खेल पहला खेला गया। डायलॉग के द्वारा जैसे हम नाटक आगे ले जाते हैं वही उसी तरह ये गाने के साथ भी आगे जाता है। संगीत नाटक के ज़माने में दौर में गाना आना ये एक आवश्यक गुण माना जाता था। सबसे बढ़िया संगीत नाटक कहलाया जाता है वो है संगीत सौभद्र। ये बंदिशा अभी नहीं है, लोगों को नाटक की पदे वो गाना है वो मालूम होता है, किंतु जिस बंदिश पर आधारित है लोगों को मालूम नहीं और कोई मालूम नहीं करना चाहता है। अभी टाइम नहीं है ना किसके पास। संगीत नाटक असेल, तमाशा असेल, ऑर्केस्ट्रा असतील, नाटकं असतील, पुरुषोत्तमचा काळ असेल, प्रशांत दामले असतील, कुलदीप पवार असतील, लक्ष्मण बेर्डे असतील, स्वरूप कुमार असतील, नुळभाऊ असतील। जो तेंदुलकर साहब ने 1955 में शुरू किया कि संगीत नाटक एक तरह से थोड़ा पीछे हो गया। आम जिंदगी में जिस तरह से बोलचाल होती है उस तरह की भाषा नाटकों में आने लगी, तो उस भाषा को लिखने वाले नाटककार उभरने लगे। महाराष्ट्र में नाटकों की शुरुआत आज से करीब 250 साल पहले हुई। कहते हैं कि यक्षगान की प्रस्तुतियां देखकर विष्णुदास भावे ने ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में करने की सोची और इसे कर दिखाया। थिएटर, रंगभूमि, ये महाराष्ट्र में पैदा हुए इंसान के नस नस में है। मतलब अगर एक कोई दो फैमिली किसी प्रदेश में गए और तीसरी फैमिली आ जाए तो पहले वो नाटक करेंगे। हेरा बागामध्ये हो, सरस बागामध्ये हो, मोती बागामध्ये हो, हेरा बागामध्ये, सरस बागामध्ये, मोती बागामध्ये मथुरा अवतरली, तनन 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 नी तनन तेरे ना एकतेची नाना। जब हम मराठी थिएटर के बारे में कहते हैं, बात करते हैं, तो उसका जो उगम है, जहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है, तो उसके बारे में कुछ अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग थ्योरीज़ है, या हम कहें कि उसमें सवाल भी बहुत है कि किसे मराठी रंगभूमि का पहला नाटक कहना चाहिए। महाराष्ट्र से बहुत ही दूर तंजौर में जो भोसले किंग्स होते थे, तो उनके दरबार में वो कुछ नाटक खेलते थे। तो भोसले ट्रेडिशन में बहुत से नाटक लिखे गए हैं और उनके कोर्ट में वो प्रेजेंट भी हुए हैं। हालांकि ये बात हमें मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले सरस्वती महल में तंजौर के उनकी लाइब्रेरी में उनकी पंडुलिपियाँ मिली, तो वो नाटक वहाँ खेलते थे, ये हमें ध्यान में आ गया। शुरुआत पहले हुई तो एक्चुअली द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम ए कन्नड़ फोक फॉर्म दैट्स कॉल्ड यक्षगान, और यक्षगान का एक परफॉर्मेंस इधर हुआ था इन अर्ली 1840s। सिर्फ कालिक दृष्टि से ही देखे, सिर्फ टाइम फैक्टर पे ही देखे, तो वो तंजौर के जो प्लेस है उन्हें हम सबसे
आदिम या सबसे पहले मराठी नाटक कहेंगे। हालांकि तंजौर महाराष्ट्र से इतना लंबा है और वहाँ का थिएटर का जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू भी नहीं हो पाया, तो इसीलिए आज हम जिस मराठी रंगभूमि की बात कर रहे हैं उससे वो नाता नहीं रखता, तो वो एक अपनी एक आइलैंड जैसे वो बन गया है। तो कुछ लोग उसे पहला नाटक मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो मराठी अर्बन थिएटर की जो परंपरा है वो 15वीं 16वीं सदी तक जाती है। वहाँ जो सरफोरी राजे भोसले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के कजिन्स, वो तंजावुर में सेटल हुए थे और उनमें से कजिन के बाद ड्यूरिंग अराउंड ईयर 1670 टू 1779 तक सरफोजी राजे भोसले वो राज्य करते थे वहाँ के। तो वो नाटक और कला के बहुत शौकीन थे। उन्होंने एस्टेब्लिश की हुई सरस्वती महल ग्रंथालय, सरस्वती महल लाइब्रेरी अभी भी मौजूद है। एंड ही यूज्ड टू राइट द प्लेज इन तेलुगु बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द तेलंगाना ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ऑल्सो इन मराठी। तो उन्होंने जो प्ले लिखे उनको भागवत मेला नाम से बोला जाता था और उसकी कई टेक्स्ट अभी भी प्रिजर्व की हुई है तंजावुर की सरस्वती ग्रंथालय लाइब्रेरी में। तो वो पुराना उसका ज़्यादा कुछ जानकारी हमें है नहीं, लेकिन अराउंड द ईयर 1842-43 में सांगली में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक शहर है सांगली, वहाँ सीता स्वयंवर का खेल पहला खेला गया और वो नाटक जिन्होंने खेला उनका नाम था विष्णुदास भावे। वो ट्रेंड पपेटियर थे और सांगली के राजा पटवर्धन थे, उन्होंने उनको कमीशन किया था और 1842 में उन्होंने वो प्रस्तुतियाँ की। वो लिखित नाटक नहीं था, वो उन्होंने स्टेज किया, गाने उनमें बहुत थे और वो ट्रेंड पपेटियर थे, लेकिन पपेट्स यूज़ उसमें नहीं किए, बट यक्षगान जैसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया बिकॉज ही वेंट टू कर्नाटका टू लर्न यक्षगाना। So he saw the Yakshagana and he asked one of the youths here to stage a play in Marathi on those lines. And the funny part is that it was against Tamasha of that time. But Tamasha being a very potent political form, folk form in Maharashtra, later on it was used by every subversive theatre from Maharashtra against the mythological theatre itself to start with. So Satyashodaki Jalsas, which were dependent on Mahatma Phule's ideology, they used it. Ambedkari Jalsas, which were the Dalit expression, they used it. Tamasha, the very vigorous workers' theatre from Bombay, mostly leftist and communist theatre, they used Tamasha. Then experimental playwrights like me, they used Tamasha. Then Dalit theatre, it used Tamasha in a huge way. So it's a transition from against Tamasha towards Tamasha, but in a very different kind of way. And as you said, then the complexity emerged. But basically the inspiration came from Yakshagana, a Kannada folk form. तो उन्होंने ये इच्छा प्रदर्शित की अपने साथियों के साथ कि हमारे जो जनता है वो मराठी जानने वाली है, तो ये कन्नड़ा भाषा में नाटक होता है, मराठी में क्यों नहीं होता। तो उनके दरबारी थे एक अमृत भावे, उनके लड़के विष्णुदास भावे ने ये नाटक बना लिया, सीता स्वयंवर। इसे भी कुछ लोग पहला मराठी का नाटक कहते हैं। हालांकि ये नाटक स्टेज तो हुआ, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं बनाई थी। मराठी में नाटक की परंपरा बहुत ही लंबी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि विष्णुदास भावे ये हमारे मराठी नाटक के पहले जो नाटककार थे जिनका नाटक हुआ, लेकिन उनके जो समकालीन है वो है महात्मा फुले जी भी, जिन्होंने तृतीय रत्न नाम का नाटक लिखा था। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 160-170 साल पुरानी। महात्मा फुले जी का नाटक जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो पहला मराठी राजकीय नाटक था, पॉलिटिकल प्ले वॉज। और ये पहले ही एक
मायने में इसका सेंसर हो गया। एक ओर से अपनी महाराष्ट्र की कीर्तन की ट्रेडिशन, उससे संगीत आ गया, दशावतार की ट्रेडिशन, उससे एनेक्टमेंट आ गई, और जो कानड़ी प्लेज विष्णुदास भावे ने देखे थे, यक्षगान, भागवत मेला, उससे कॉस्ट्यूम, मेकअप या स्टेजिंग टेक्निक्स आ गए, तो उससे उन्होंने ये सीता स्वयंवर नाम का नाटक बनाया था। और केवल एक ये नाटक करके विष्णुदास भावे रुके नहीं, तो उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की और अलग अलग पौराणिक आख्यान लेके वो आख्यानों पे आधारित नाटक वो करने लगे। सिर्फ सांगली में ही नहीं, तो महाराष्ट्र में अनेक जगह, इंदौर में, झांसी की रानी के सामने, वहाँ भी उन्होंने ये नाटक खेले। और हम ये कह सकते कि वहाँ से एक धारा मराठी रंगभूमि की शुरू हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। The written scripts are not there. They were not there. So a loose mythological tale was there, and that mythological tale was known already to the audience anyway. And there were many spectacular things that were done on stage at that time also. That there are advertisements saying that we'll show the murder of Narayan Rao Piyeshwa, where he was murdered by pushing a knife inside his stomach. So we would show that the knife would go inside the stomach, and whatever sweet rice he had eaten would come out from his stomach, etc., etc. That kind of, will show the head being chopped off. So some trick scenes were there. Lot of war scenes were there. Because many of the actors came from the Peshwa army, and so they were trained in sword fights. And they used in fact, the sword fights became so important in those performances that the British officers would come and see to understand the kind of army maneuvers of Peshwas, to see those plays. And there would be a lot of reviews are written in English newspapers about the plays and those sword fights. और उसके बाद 1880 में पहला लिखित नाटक का परफॉर्मेंस हुआ। 1880 में वो संगीत सौभद्र था, और अण्णा साहब किर्लोस्कर ने उनको लिखा था और परफॉर्म किया था। वो पूना में शो हुआ, उसमें से सिलसिला शुरू हुआ। और बाद में अराउंड द फर्स्ट सोशल प्ले लिखा गया वो 1899 में, संगीत शारदा। इट वाज अ क्रिटिकल अकाउंट रिटन, संगीत शारदा रिटन बाय गोविंद बल्ला देवल, वो प्लेराइट थे। वो एक माहौल है। और इमीडिएटली कृष्णाजी प्रभाकर खाड़िलकर, डिसाइपल ऑफ लोकमान्य तिलक, ही रोट अ पॉलिटिकल प्ले क्रिटिसाइजिंग द टायरेंट रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। कुछ लोगों के अनुसार 1880 या 82 में किर्लोस्कर जी ने कुछ संगीत नाटक खेले। तो ये संगीत नाटक को हम पहले नाटक कहना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली स्क्रिप्टेड प्लेस थे, उनकी प्रॉपर रिहर्सल हुई थी और उनके शो भी हुए थे, जहाँ से हमारी महाराष्ट्र की जो वर्ल्ड फेमस संगीत नाटक परंपरा है वो शुरू हुई। संगीत नाटक की तरफ जाने से पहले मैं एक मज़ेदार चीज़ जो मैंने बीच में पढ़ी उसके मैं बारे में बताऊंगा। एक किताब मुझे मराठी में लिखी हुई मिली जो मुंबई के बारे में है, और उसमें 1863 का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि लेखक ने ऐसे लिखा था कि आजकल मुंबई में एक नई बिल्डिंग ब्रिटिश लोगों ने बनवाई है, इसका नाम है थिएटर। अच्छा। तो ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को थिएटर में जाके नाटक देखना ये कोई इतना मतलब कल्चर का हिस्सा नहीं था। वो कीर्तन मंदिर में होगा या कहीं अगर कोई एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स का कुछ एक है, तो वो एक जीने का तरीका था, जीने का हिस्सा था। मराठी संगीत नाटक का जो समय है 1880 के बाद का, उसको तो मतलब सुवर्ण युग भी माना जाता है मराठी नाटक के इतिहास में। मराठी समाज ये संगीत का बहुत प्रेमी है, और ना कि सिर्फ संगीत लेकिन शास्त्रीय संगीत का भी बहुत प्रेमी है। संगीत नाटक में नाट्य विधा और ये संगीत का प्रेम, इन दोनों का मिलाप हो गया, और उसमें
कई सारे नाटक लिखे गए, कई सारे नामचीन लेखक मतलब जिनका नाम लिए बिना मराठी नाटक के बारे में कुछ कहा मतलब बोलना भी गलत है। जैसे अण्णा साहेब किर्लोस्करकर से अगर शुरुआत करें तो देवल, खाडिलकर, राम गणेश गडकरी, कई सारे एक के बाद एक नाम आते रहते हैं, कुल्लटकर। ये सारा जो एरा है वो रफली 1930 तक चला। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हुआ। ये सारे एरा में मतलब जो लोग हैं उनके सबके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसे बाल गंधर्व भी उसी एरा में थे, राम गणेश गडकरी जी के नाटक उसी एरा में हुए, केशवराव भोळे थे, केशवराव भोसले थे, गणपतराव बोडस थे। ये अलग अलग लोग उस मतलब उस वक्त के मराठी नाटक के जिनको अनभिषिक्त सम्राट कहा जाए उस तरह के ये सारे लोग थे। ऐसा कहते हैं कि एक बार अण्णा साहेब किर्लोस्कर पारसी नाटक देखने के लिए गए और पारसी नाटक में उन्होंने देखा कि जो किरदार है वो अपने गीत स्वयं गा रहे हैं, क्योंकि जो विष्णुदास भावे जी का पैटर्न था नाटक का, उसमें सूत्रधार एक मुख्य होता था और गीत जो थे वो सूत्रधार ही गाता था और जो कैरेक्टर थे वो अपने डायलॉग सिर्फ कहते थे या एक्टिंग करते थे। सिग्नेचर ट्यून हम बोल सकते हैं नांदी को, जैसे आजकल की भाषा का प्रयोग अगर करना चाहें हम, तो वो इट वाज अ स्टार्टिंग ट्यून। तो वो शुरू में नांदी, नांदी का मतलब ही है ओवरचर। और शुरू के नाटकों में नांदी हमेशा पर्दे के पीछे ही जाती थी। पर्दे के आगे नट और नटी का सूत्रधार जो था, नटी और सूत्रधार का दर्शन नहीं होता था और नांदी हमेशा पर्दे के पीछे ही गाई जाती थी। उसके बाद विषय की प्रस्तुति क्या है वो बताया जाता था आमतौर पे पुराने नाटक में, और उसके बाद क्रम से नाट्य का विषय और उस गाने का आशय, वो कौन सा रस निर्माण होना चाहिए उसमें से, उस हिसाब से संगीत दिया जाता था। बाद एट द सेम टाइम कैरेक्टर को भी देखा जाता था। अगर कैरेक्टर गाड़ी वाला है तो उसे फोक ट्यून दी जाती थी, लेकिन कैरेक्टर किसी घरंदाज घराने का है, ऊंचे अंदाज का है, तो उसे क्लासिकल दिया जाता था गाना। ये पैटर्न उस कैरेक्टर पे डिपेंड होते थे। आणि हे पहा, आता ती तिथली चौकी या बागेतच आणतो। युवती मनाला चिरा प्रेम झाले, 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 युवती मनाला चिरा प्रेम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये राग के बाद ही ये राग आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। रस का महत्व ज्यादा है, क्या रस पैदा होता है उससे, वो अहमियत रखता है। अब कट्यार काळजात घुसली है फेमस नाटक है, उसमें ड्रामा शुरू हो जाता है, वो पैथोस से शुरू हो जाता है, दुख भरी घटना से शुरू हो जाता है, तो उसमें भैरवी ना पहले ही लाई है, पहला गाना ही भैरवी में है। ये ऐसे प्रयोग कई लोगों ने किए हैं। लेकिन एक किर्लोस्कर संगीत नाटक मंडली के एक प्रयोग में क्या हुआ कि क्योंकि वो पूजा करते थे, नांदी का मतलब है रंग देवता की पूजा करना या नटेश्वर शिवशंकर की पूजा करना और नाटक का प्रारंभ करना। तो एक प्रयोग में गलती से पर्दा ऊपर उठ गया और लोगों को दर्शन हो गया सूत्रधार और नटी का। वो हाथ में ऐसे तबक पकड़ के बैठे थे, निरांजन, बाती जला दिए जल रहे थे, पुष्पहार था, तो ये लोगों को अच्छा लगा। तो ये गलती जो हो गई, कभी कभी क्या होता है, गलती जो होती है वो गलती नहीं होती है। उस वक्त लगता है कि अरे ये गलती से हुआ, लेकिन वो बाद में साबित हो जाती है कि अरे कि दिस इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग एंड ब्यूटीफुल थिंग। तो लोगों को जिन्होंने कहा कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है कि ये जो नांदी पर्दे के पीछे जो चल रही थी आज तक वो सामने ही प्रेक्षकों के सामने पर्दा हटने के बाद अगर की जाए तो उसका एक असर और एक अच्छा प्रभाव उसका होता है। बलसागर तुम्ही
वीर शिरोमणी कोठे तरी रमना। वो पहला प्रयोग जो शाकुंतल का हुआ 1880 में, वो 2 दिन चलता था। वो रात को 10 बजे शुरू हुआ और सुबह खत्म हुआ। ऐसा 2 दिन चल रहा था। उसमें पद थे 201, दुष्यंत को 150 थे। वो बाढ़ हमारे पास है 201 पद का। तो बाद में ऐसा हुआ कि बहुत गाने हो गए, इसलिए लोग बोलने लगे अन्ना साहब किर्लोस्कर जी को थोड़े गाने कम करना। तो सौभद्र में 169 गाने आए। बाद में कम होने लगे सब, कि पहले पर साकी दिंडी ऐसे सब गाने थे। ऐसे गाने वाली कोई नहीं, मुझे शास्त्रीय उसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा शास्त्रीय था। टप्पा था, कीर्तन का गाना था, हरदासी गाना बोलते हैं जिसको। और घर में जो स्त्रियाँ जो गाने गाती थी वो थी सब। पहले इतना शास्त्रीय संगीत पर ज़्यादा नहीं था। रामासी अनुकूल असती त्यांचे पाडी न दात तरीच खरी मी, मंत्री जन कुल गुरु यांचा तो मोडी न बेत तरीच खरी मी, कै वळविन तिज करी भूपा व्यसनी घालीन तरीच खरी मी, रामा वन भरता सिंहासन देईन जाणत तरीच खरी मी। इसमें संगीत के ये सुरों के साथ ही हाँ ये जा रहा है। यहाँ ऑर्गन की ये संगत होती है, तबला बजता है, वायलिन या सारंगी बजती है, इसके साथ ये होता है। और ये थोड़ा सा ही गाना चाहिए, इसमें कुछ गायकी के कुछ अंग नहीं दिखाई देते, सिर्फ ये नाटक का हिस्सा है। इसके साथ जो हम नाटक करते हैं, जो प्रसंग है, इसमें जो महत्व जो है वो प्रसंग आगे ले जाना। वो जो नाटक में हो रहा है वो आगे चल रहा है। तो डायलॉग के द्वारा जैसे हम नाटक आगे ले जाते हैं, वही उसी तरह ये गाने के साथ भी आगे जाता है। संगीत नाटक के ज़माने में, दौर में गाना आना ये एक आवश्यक गुण माना जाता था। और वो इतने हद तक था कि चाहे किसी अभिनेता या अभिनेत्री को अभिनय नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको गाना ज़रूर आना चाहिए। अभिनय क्या सीखा, तालीम मास्टर बोलते थे, और तालीम मास्टर वो रटवाते थे उनसे। लेकिन गाना तो क्या है, एक थोड़ी सी गॉड्स गिफ्ट भी है ना, दैवी वो एक ये है देनगी जिसे बोलते हैं, वो है। तो इसलिए गाना आना सबसे पहले उसका एक जो ये था अपरिहार्य, उसका गुण जो था वो था। अभिनय आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन बात के दौर में संगीत नाटक जैसा बढ़ गया, वैसे गाना और अभिनय दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लोगों को देखने के लिए मिला। 1949 में मेरे पिताजी जयराम शिलेदार और माता जयमाला शिलेदार दोनों ने मिलकर संगीत नाटक मंडली स्थापित की। उसका नाम रखा मराठी रंगभूमि पुणे। और बहुत सारे जो क्लासिक हमारे नाटक थे वो तो संभल के रखे, वो उसके प्रयोग करते रहे, उसके साथ नए प्रयोग भी करके वो भी प्रयोग रंगमंच पर लाए। लेकिन सिर्फ संगीत नाटक, प्रोज नाटक कभी नहीं किया। संगीत नाटक जो और कोई नहीं करता वो हमने संभाल के रखना है और इसके प्रयोग करना है, ये ठान ली थी। और इसीलिए हम आज तक संगीत नाटक करते आ रहे हैं। पूर्वाष्टमीची तुमची जी मातुल कन्या तीच मी असं समजा, म्हणजे मला कशा प्रकारचं दुःख आहे हे काही सांगायला नकोस। ते खरं, पण सुभद्रे, माझी मातुल कन्या ज्याच्याकरता दुःख करत होती असं तुझं कोण आहे ते सांग। ऐकावं महाराज। पांडुरपती जनक जया, पांडुरपती जनक जया, पांडुरपती जनक जया, माता कुंती यद तनया, माता कुंती यद तनया, माता कुंती यद तनया, माता कुंती यद तनया, माता कुंती यद तनया।
संगीत नाटक में 4 तरह का गाना आता है। एक उसमें संगीत नाटक तो कीर्तन से शुरू हुआ। पहले एक कीर्तनकार कीर्तन करते वक्त सब एक ही आदमी एक्टिंग कर लेता था, वो बड़ा हो गया और उसका नाटक हो गया, हर कैरेक्टर अलग अलग हो गए, तो वो संगीत नाटक उसका बन गया। तो कीर्तन, शब्द कीर्तन का जो संगीत है वो भी उसमें आता है। उसके बाद कुछ बदलाव चाहिए। महाराष्ट्र का दूसरा लोकप्रिय संगीत है वो लोक कला का है, लावणी वगैरह, तमाशा का संगीत, वो संगीत नाटक में आया, वो सौभद्र में वो भी है। उसके बाद उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, जो उत्तर भारत से यहाँ पे आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, वो उपशास्त्रीय संगीत ठुमरी, गजल, टप्पा, दादरा। और हमारा मराठी संगीत नाटक, जैसे बंगाली लोग होते थे उनको अच्छा लगता था, आंध्र के लोग होते थे उनको अच्छा लगता था, मद्रासी लोग होते थे उनका अच्छा था लगता था, कर्नाटक, गुजरात, सभी प्रांतों के लोग बम्बई में होते थे। तो वे लोग आकर उनको कोई मराठी भाषा का कोई उनको ये नहीं होता था कि ये हमें समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं होता था। नाटक देखने जाते तो सुरों से वो समझ जाते नाटक की कथा क्या है और कैसे ये गाने जिस तरह से चलते थे। और बाल गंधर्व जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है कि तिलकमां खान साहब को यूपी से लाई यहाँ पे, कादर बख्श खान साहब जो सारंगी बजाते थे उनको यहाँ लाए। ऑर्गन पहले संगीत नाटक में आया तो बाल गंधर्व जी की वजह से। तो एक उच्च प्रकार का संगीत नाटकों ने दिया है और इसलिए आज तक संगीत नाटक अभी तक जीवित है बाल गंधर्व जी के सुरों से। सखीरी मैं का पिया बिन कछु ना सुहाय। मैं भास्कर बुआ जी की नाती पत्नी हूँ। वही भास्कर बुआ बखले जिनके शिष्य बाल गंधर्व ने मराठी संगीत नाट्य परंपरा को ऐतिहासिक महत्व का बनाया। शैला दातार ने भास्कर बुआ बखले की कृतियों और स्मृतियों को संजोने का भागीरथी यत्न जारी रखा हुआ है, जिसमें मराठी संगीत नाटक की परंपरा और धरोहरें संचित और संरक्षित की जा रही हैं। मराठी रंगमंच की सतत यात्रा पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करेंगे समकालीन मराठी रंगकर्म की। तो मिलते हैं अगले भाग में अगले हफ्ते। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।